हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, अखेठक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले मैंने इसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना दी है और उसे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए, तभी तो आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगी। तो हम इस बुक का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, रहने की जगह निर्धारित करना। इसके बाद भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे, पूरा स्थल के बारे में और आग की खोज, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, एक नवीन जीवन शैली, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार और कृषकों और पशुपालकों के जीवन के बारे में हम पता लगाएंगे। उनके स्थायी जीवन की ओर चलेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। तो ये हमारा बुक का ओवरव्यू है। अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि मेरे नोट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर बुक नहीं है तो नोट्स तो मैं दे रही हूँ ना आपको, आप उनको ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर है तो आप उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर कर सकते, इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है, ठीक है। एक कहानी की तरह होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर CGL का हो, CHSL का हो, GD का हो या फिर UPSC का हो, किसी भी तरीके का हो, हमारे लिए 6 से लेके 12 तक की NCERT बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम आज 6 क्लास की NCERT के चैप्टर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो कक्षा 6 का अध्याय 2 हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, UPSC, SSC और ऑल एग्ज़ाम्स। ये दो तो बहुत बड़े वाले एग्ज़ाम हैं। अगर इनके नीचे वाले एग्ज़ाम्स को हमें क्लियर करना है तो हमें आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आखेट का मतलब पहले समझ लेते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकारी। तो जो शिकारी होता था पहले खाद्य का संग्रह करता था, किसका, भोजन का। लेकिन इसके बाद उसने भोजन को उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो कैसे किया, संग्रह करने से लेकर उत्पादन तक उसने जो जर्नी पढ़ी है, जर्नी स्टार्ट की थी, वो उसने कैसे की, हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव, आग की खोज कैसे हुई, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन, एक नवीन जीवन शैली और सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले इधर अखेठक खाद्य संग्राहक। अखेठक खाद्य संग्राहक आखिर ये क्या है और इसको अखेठक खाद्य संग्राहक क्यों कहते हैं। तो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इसको इस नाम से क्यों पुकारते हैं, क्योंकि ये लोग भोजन का इंतज़ाम करते थे, इसलिए इनको इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। ये मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल पत्तियाँ अंडा आदि इकट्ठा करते थे। अखेठक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये जो अखेठक होते थे, जो शिकारी होते थे और उनके जो समूह में और लोग थे उनके साथ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिसको हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कारण देखते हैं। पहला कारण क्या है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, और ये इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था।
पहला तो ये कि अगर ये एक ही जगह पर रहेंगे तो इन्हें खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उनको खाकर तो ये समाप्ति कर देंगे। फिर इन्हें आगे के जीवन के लिए इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जहाँ पर इन्हें खाने की चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ चले जाते थे। ठीक है, तो एक कारण तो इनका ये था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। दूसरा ये था कि ये जो जानवरों का शिकार करते थे वो हिरण हो या मवेशी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन के लिए जाते थे, तो उनके पीछे पीछे ये आखिर तक लोग भी चले जाते थे। तीसरा कारण है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे और इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो आपको पता होगा गर्मियों के मौसम में ही पेड़ों में आम लगते हैं और बारिश के मौसम में नहीं लगते, तो जिस जिस मौसम में जहाँ जहाँ पेड़ों में फल लगते थे उसके अनुसार ये लोग अपने स्थानों को बदलते थे। ठीक है, चौथा कारण क्या है? तो ये यहाँ पे चौथा कारण रहा। चौथा कारण है पानी के बिना किसी भी प्राणी या भोजन पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं है। तो पानी जो है वो झीलों झरनों नदियों में ही मिलता, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आपको पता है अगर बारिश होगी तो पानी हर तरफ होगा, लेकिन अगर गर्मियाँ पड़ेंगी सूखा पड़ जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा और ये लोग पानी के कारण भी अपनी जगह को बदलते थे। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं इनके कि ये लोग क्यों जाते थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं भीमबेटका के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा ये भीमबेटका, ये एक गुफा है। क्या है? गुफा है। तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है उस ज़िले में उसमें एक ज़िला है रायसेन, वहाँ पे ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। यहाँ पे रायसेन में क्या मिला है? गुफाएं मिली और कंदराएं मिली हैं। हमें भीमबेटका में मिली है। कहाँ मिली है? भीमबेटका में। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, ज़्यादा बारिश होती थी तो इन गुफाओं में रहकर वो अपनी बचत करते थे हवाओं से और धूप से भी। ठीक है, ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ पे है ये गुफाएँ? नर्मदा घाटी के पास। तो जो भीमबेटका है वो किस ज़िले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। ठीक है, और यहाँ इन गुफाओं में लोग रहते थे। ठीक है, आरंभिक जो आदि मानव थे वो भीमबेटका की गुफा में ही रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली है। तो जो आरंभिक मानव होते थे उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर करके ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूँ उसकी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ये सब आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटा खाद्य संग्रह किया करते हैं। ये संभव है कि लोगों ने इन्हें अपने काम के लिए जैसे कि पत्थरों लकड़ियों हड्डियों और औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो अखेटा खाद्य संग्राहक जो होते थे पत्थरों के लकड़ियों के औजार बनाते थे, हड्डियों के बनाते थे, जिनमें से हमें आज के टाइम पे पत्थरों के औजार मिले हैं। ठीक है, औजारों का उपयोग, तो ये औजार बनाते तो थे लेकिन क्यों बनाते थे? तो सबसे बड़ी बात है ये औजार बनाते थे अपने जीवन के जीवोपार्जन करने के लिए, जैसे कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में, और औजारों से लकड़ियाँ काटने में। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में ये लोग करते थे। इसके लिए इन्हें औजारों की आवश्यकता होती थी और ये औजारों का उपयोग अपने जीवन के
खाने पीने की, मांस को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, हड्डियों को और जानवरों से बचने के लिए इनका उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुरा स्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के रूप में अवशेष मिले हैं। जहाँ हमें औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं और इमारतों के हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, हमें वहाँ पे सबूत मिले हैं, थोड़े बहुत उनके निशान मिले हैं, उनको हम पुरा स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। तो ये पुरा स्थल जो है हमें कभी कभी ज़मीन के ऊपर मिले हैं, तो कभी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बहुत गहराई में भी मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते थे आग की खोज। तो जो आग की खोज हुई थी उसके बारे में पता कहाँ से चला है? कुरनूल गुफा। ये यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे जो पुरातत्वविद होते थे वो गए और उन्हें वहाँ पे राख के अवशेष मिले। तो हो सकता है कि जो आरंभिक लोग थे, अखेटक खाद्य संग्राहक, वो आग जलाना सीख गए होंगे। और आग का उपयोग वो क्यों करते थे? तो इसका उपयोग वो प्रकाश के लिए, उस टाइम पे लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो आग जलाना सीख गए तो उन्होंने उजाला करना स्टार्ट कर दिया रातों में, मांस भूनने के लिए, खाना पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उन्होंने आग का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आग की खोज कहाँ पे हुई थी? कुरनूल गुफा में। ठीक है, और यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पुरा पाषाण कहा जाता है। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो जो प्राचीन पत्थर था उसी को हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक काल, पुरा पाषाण काल को आरंभिक काल कहा जाता है। इसका समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड बताइए, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बाद जो काल आता है उसको बोलते हैं मध्यकाल। इसको मेसोलिथ का काल या माइक्रोलिथ का काल भी कहा जाता है। तो इसको माइक्रोलिथ का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे जो हथियार और औजार थे वो छोटे हो गए थे, उनको आकार छोटा हो गया था, बिल्कुल छोटे छोटे आकार के उनको बना लिया गया था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और हमारा लास्ट आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक चलता आ रहा है। ठीक है, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इन तीनों का जो टाइम है वो भी आपको पता करना है। और मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोलिथ। ये क्वेश्चन कई बार SSC के एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके लिए, क्योंकि 6 क्लास के NCERT आपका प्राचीन भारत को कवर करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम बदलती जलवायु। बदलती जलवायु के बारे में देख लेते हैं। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो इसका अर्थ है उस टाइम पे जलवायु में बदलाव हुआ 1200 साल पहले। तो क्या हुआ? जलवायु में बदलाव हुआ तो गर्मी बढ़ी, और जब गर्मी पैदा होती है तो ज़मीन में घास फूस अपने आप उत्पन्न होने लगती है। अगर घास फूस उत्पन्न होगी तो जो इन चीज़ों घासों को खाता है, जो जानवर इन घासों को खाएगा वो ज़िंदा रहेगा और अच्छा रहेगा, और अगर वो ज़िंदा रहेगा तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो यही कारण है कि उस टाइम पे भेड़, बकरी और गाय की संख्या में बढ़ी, क्योंकि ये लोग मांसाहारी तो होते नहीं थे। ये तो गाय वगैरह ये सब घास ही खाती है, तो घास खाकर ये ज़िंदा रहेंगी तो और गाय आएंगी और इनसे और दूध होगा और दूध देंगी। कंडे बनाएंगे, इनकी गोबर से कंडे बनाएंगे जो खाना पकाने में इनकी सहायता करेंगे। तो इससे क्या हुआ? इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, और साथ ही इस काल में मछली का भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गया हो। तो क्या हुआ? इन लोगों ने देखा कि जो
जानवर घास खाते हैं, वो किस टाइम पे प्रजनन करते हैं, उनके प्रजनन से उनको क्या लाभ होता है, तो इससे इन्हें अपनी भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत मिल गया और ये भोजन के लिए मछली का उपयोग भी करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत में। तो जो खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई तो उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है। इसके बाद लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था, तो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि कुत्ते के जैसा ही दिखता था, उसको उनका पूर्वज होता था, उसको पाला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों, जंगली जानवरों के आक्रमणों से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गया। तो क्या होता था, भेड़, बकरी ये सब तो झुंड में रहते थे और जो बड़े बड़े जानवर होते थे जैसे कि शेर हो गया, भालू हो गया, तो इनसे इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरीके से ये कृषक हो गए, यानी कि पशुपालन हो गया। इन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया और तब से ये पशुपालक बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं अनाज का उपयोग। तो अनाज का उपयोग कैसे किया, इन्होंने अनाज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये उन्हें बीज के रूप में रखते थे, अगली साल कौन सी फसल बोनी है उसके रूप में ये बीज बना के रखते थे। खाद के रूप में खाने के लिए और उपहार के रूप में रखते थे और भंडारण के रूप में ये अनाज का उपयोग करते थे। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं एक नवीन जीवन शैली। इस नवीन जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से कम काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, ये पॉइंट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे अगर मैं समझाऊंगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, इसके अलावा ज़मीन में गड्ढा खोदा। ये लोग क्या करते थे, अनाज को बचा कर रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे और बहुत सारे लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के इनको रखते थे। ठीक है, आगे लिख लेते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारक। ठीक है, तो जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। ठीक है, उनसे दूध प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, जानवरों की देखभाल, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगर हम जानवरों की देखभाल करेंगे तो वो अधिक संख्या में बढ़ेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा दूध देंगे और हमें और भी जानवरों से प्राप्त होने वाली सामग्री प्राप्त होगी। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। तो जानवर खुद क्या है, चलते फिरते खाद्य संग्राहक हैं। उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो उनसे हमें जो भी चीज़ प्राप्त होगी उससे हमारे जीवन को अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस हित के लिए भी वो ये कार्य करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्थायी जीवन। स्थायी जीवन में हम देखते हैं पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। तो पहले तो अखेटक क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो आगे चल देते थे। लेकिन ये लोगों ने स्थायी जीवन को अपना लिया, फिर ये एक स्थान पर रहने लग गए
और ये लोग क्या करने लग गए, क्योंकि ये लोग अगर एक स्थान पर रहेंगे तो फिर उन्होंने खेती करना, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके हमें कुछ निशान मिले हैं, जैसे कि झोंपड़ी और घरों के हमें कहाँ पे मिले, निशान मिले हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बुर्जहोम, ये वर्तमान में कश्मीर में है और लोग यहाँ पे गड्ढे बनाकर रहते थे। गड्ढे, जिसको गर्तावास कहा जाता है। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते थे, इसके अंदर सीढ़ियाँ होती थी और लोग ज़मीन के अंदर गर्तावास बनाकर रहते थे। ठीक है, इसके अलावा नीचे देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। यहाँ पे पुरातत्वविदों को कुछ आग जलाने के निशान मिले हैं कि लोग खाना पकाने के लिए इनका उपयोग करते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और चैप्टर बच रहा है, चलिए उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलान दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पे है, ईरान जाने के रास्ते में। और यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ता है, बोलान दर्रा। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिले हैं, 4 चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। ठीक है, आगे इधर देखते हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे हिरण, सुअर, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको पढ़ लेना। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा है, मैंने पढ़ा है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लेना। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, लेकिन एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी है। तो पूछा जाता है कि किस जगह पर एक कब्र में एक बकरी को दफनाया गया था, तो वह है मेहरगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जाती है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पे और देख लेते हैं। नवपाषाणकाल युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चातक हुयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से मंगाया जाता था चमकदार पत्थर। ठीक है, लाल सागर में कोड़ियाँ मिलती थी, भूमध्य सागर में सीपियाँ, ये सब लोग मंगाते थे, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती थी। ठीक है, मेहरगढ़ में बस्ती जो थी लगभग 8000 साल पहले विकसित हुई थी। तो लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये वो देख लेते हैं। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो उस टाइम पे गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, जो भी कुछ था अपने पैरों पर या जानवरों के पैरों पर लाद कर ही लिया जाया करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। मैंने अपने सारे नोट्स इजीली तरीके से बनाए हैं, सरल लैंग्वेज में बनाए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और लास्ट बार आपसे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।